Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai and I welcome all my viewers to the lecture series of Companies Act 2017. Dear friends, in this video lecture we will be discussing about Annual General Meeting, which is also known as AGM. शॉर्ट फॉर्म में हम एनुअल जनरल मीटिंग को AGM के नाम से भी पहचानते हैं। दरअसल ये कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 132 में एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बताया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग है क्या, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। बाद में जो मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दिया है ऑलरेडी, तो बाद में फिर इस एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो एनुअल जनरल मीटिंग एक ऐसा मीटिंग है जो कि किसी भी कंपनी को साल में एक दफ़ा कन्वीन करनी पड़ती है, और ये मीटिंग दरअसल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका मीटिंग होता है विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनका आपस में मीटिंग होता है। बेसिकली दिस मीटिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, ये मीटिंग जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है मेंबर्स को, ताकि वो कंपनी के जो बिज़नेस है उससे डिस्कस कर सकें, डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकें। इसी तरीके से इसी मीटिंग में मेंबर्स जो है जो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं कंपनीज़ के, या ऑडिटर्स के रिपोर्ट, या इसी तरीके से कोई डायरेक्टर्स का रिपोर्ट है, तो उसको कंसिडर और डिस्कस किया जाता है। तो बेसिकली इस मीटिंग में मेंबर्स जो कंपनी ने ट्रांजैक्शंस किए होते हैं, यानी कि साल में कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, कंपनी को कितना लॉस हुआ, वो तमाम की तमाम बातें इस मीटिंग में डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा अगर उस एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन भी करना हो तो मेंबर जो है वो डायरेक्टर्स को भी इलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर जो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट करनी हो तो मेंबर्स ऑडिटर्स को भी अपॉइंट कर लेते हैं। और इसमें जो है अगर डायरेक्टर्स डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं कि हम इस साल ये डिविडेंड देंगे मेंबर्स को, ठीक है, तो वो उसे अप्रूव कर सकते हैं। यानी कि मेंबर्स इस मीटिंग में उस डिविडेंड को अप्रूव कर सकते हैं, या तो वो उस डिविडेंड को कम कर सकते हैं, मगर उस डिविडेंड को मेंबर्स जो है वो बढ़ा नहीं सकते। जितना डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इस साल इतना डिविडेंड देंगे मेंबर को, तो मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ या तो उसको अप्रूव कर दें या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, या जो है मेंबर्स उसको कम कर सकते हैं, डिविडेंड को कम कर सकते हैं, मगर डिविडेंड की जो वैल्यू है उसको बढ़ा नहीं सकते। तो अब हम देखते हैं कि इस मीटिंग के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें कुछ टाइम पीरियड दिया गया है। इस मीटिंग का पर्पस तो खैर मैंने आप लोगों को बता दिया, मगर एक दफ़ा दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। और इन केस अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो एट दैट टाइम कौन सी अथॉरिटी जो है वो मीटिंग को कन्वीन करेगी। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट, ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड AGM, यानी कि जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, दोनों कंपनीज जो है वो AGM कन्वीन करेंगी। यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जो भी है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी जो है, दोनों कंपनीज जो है वो हर साल एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करेगी। मगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिया गया है। एक्सेप्शन ये है कि जो SMC सिंगल मेंबर कंपनी है उसको एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग में भी पढ़ा था कि एनुअल जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है SMC यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग कन्वीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो SMC यानी कि सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, दोनों को स्टैट्यूटरी मीटिंग कन्वीन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात याद रखिएगा, अक्सर MCQs में पूछा जाता है। मगर यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ SMC को
जो है वो एग्जेम्पशन हासिल है कि वो जो है एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन ना करें, और जो दीगर और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करेगी। इसी तरीके से फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए जो मैक्सिमम टाइम दिया गया है वो है 16 मंथ्स का। ठीक है, यहां पर 16 मंथ्स का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया गया है। तो यानी कि जिस दिन से या जिस डेट से कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है या इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसी दिन से लेकर आगे जो 16 मंथ से ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है कंपनी के पास कि वो इसी टाइम पीरियड में अपना एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन कर ले। और हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग में पढ़ा भी था कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले कन्वीन हो जाए तो एट दैट टाइम फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग को कन्वीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि जिस दिन से जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो गई है, उसी दिन से लेकर आगे जो 16 मंथ्स हैं, इतना टाइम पीरियड दिया गया है कंपनी को कि वो इस टाइम पीरियड में अपना जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कन्वीन कर ले। इसी तरीके से जो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद जो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग है, वो कहा गया है कि सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन द 120 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जैसे कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है 30 जून को, ठीक है, तो 30 जून से लेके जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कंपनी के पास ये एक टाइम पीरियड है कि वो इस 4 महीने में यानी कि 120 डेज में वो अपना एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन कर ले। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड दिया गया है, यानी कि फ्रॉम क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। जब कंपनी का फाइनेंशियल, यहाँ पर पाकिस्तान में प्राइवेट कंपनी अपने लिए कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो है या अपना फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम है वो अपने लिए जो है मुकर्रर कर सकती हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनीज हैं वो है 30 जून। तो 30 जून, जैसे 30 जून से जो है पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, तो 30 जून, तो आगे कितना टाइम पीरियड है 120 डेज, यानी कि 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 4 महीने के अंदर अंदर कंपनी को अपना एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करनी पड़ेगी। इसी तरीके से दोस्तों, इन केस अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं या जो कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सीज हो जाते हैं, रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको सीज कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में कंपनी जो है वो एक्सटेंशन मांग सकती है। मगर यहाँ पर अगर इन केस वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो एट दैट टाइम कंपनी जो है वो एक्सटेंशन किससे मांगेगी? SECP से। अगर वो कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो एट दैट टाइम द कंपनी विल बी ग्रांटेड एक्सटेंशन बाय SECP, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाना पड़ेगा। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे और उनसे जो है एक्सटेंशन का मुतालबा करेंगे। और एक्सटेंशन जो है मैक्सिमम उनको मिल सकता है 30 डेज का, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी जो है पीरियड है, तो इससे ज़्यादा जो है उनको एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से दोस्तों, अगर वो कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी नहीं है तो रजिस्ट्रार जो होते हैं कंपनी को रजिस्टर्ड करने वाले, यानी कि ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होते हैं, वो भी एक्सटेंशन ग्रांट कर सकते हैं इन केस ऑफ अदर कंपनीज। लिस्टेड कंपनी वाले जो है वो उनको एक्सटेंशन कौन ग्रांट करेगा? उनको एक्सटेंशन ग्रांट करेगा SECP, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरीके से जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं या जो दीगर प्राइवेट कंपनीज हैं उनको रजिस्ट्रार यानी कि ROC भी एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है। अब हम देखेंगे नोटिस, यानी कि मेंबर्स को कितने दिन पहले बता देना चाहिए कि कंपनी जो है एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करेगी। तो यहाँ बताया गया है, इसी सेक्शन के तहत बताया गया है कि कंपनी को 21 दिन पहले, मतलब 21 डेज नोटिस शैल बी गिवन टू मेंबर्स फॉर होल्डिंग मीटिंग।
यानी कि 21 दिन का नोटिस दिया जाएगा हर एक मेंबर को जो कि इंटाइटल्ड है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। 21 दिन का नोटिस दिया जाएगा हर एक मेंबर को, यानी कि वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो हैं उनको 21 दिन का नोटिस दिया जाएगा जो कि इंटाइटल्ड है किसके लिए, उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। इसी तरीके से दोस्तों इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, यानी कि जो लिस्टेड कंपनी है, जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, तो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, एक तो मेंबर्स को नोटिस भेजेगी, साथ में जो है उस नोटिस को पब्लिश करेगी, एक उर्दू और उसके साथ साथ एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में उस नोटिस को जो है पब्लिश करेगी। और वो न्यूज़पेपर ऐसे होने चाहिए जो कि उनका वाइड सर्कुलेशन हो, ठीक है। तो जैसे कि डॉन न्यूज़पेपर है या जैसे कि मशरिक है, तो उस ऐसे जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें पब्लिश कर देगी कि ये फलां कंपनी जो है ये अपनी जो अपना एनुअल जनरल मीटिंग है वो कन्वीन करने जा रही है। इसी तरीके से लिस्टेड कंपनी जो है कमीशन को भी नोटिस भेजेगी, यानी कि कमीशन को भी पता चले कि ये जो कमीशन है SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ताकि उनको भी पता चले कि जो फलां कंपनी है वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन कर रही है, या ये जो फलां कंपनी है उसने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन कर दी है, ताकि इनके नोटिस में भी ये बात। दोस्तों हम कुछ मकासद के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन मकासद के लिए कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करती है। तो सबसे पहले ये तो मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 132 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 के हर कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन एक्सेप्ट SMC सिंगल मेंबर कंपनी के अलावा हर कंपनी जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करेगी। मगर इसके अलावा जो है कंपनी के कुछ और भी मकासद होते हैं कि उस वजह से भी एनुअल जनरल मीटिंग को कन्वीन किया जाता है, जैसे कि टू कंसिडर एंड डिस्कस ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ये मीटिंग जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है किसको, मेंबर्स को, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को, कि वो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस कर सकें डायरेक्टर्स के साथ। यानी कि कंपनी ने साल में कितना बिजनेस किया है, कंपनी ने साल में कितने ट्रांजैक्शंस की हैं, कंपनी ने किस ट्रांजैक्शन में मुनाफा कमाया है, कंपनी ने किस ट्रांजैक्शन में जो है लॉस किया है, ये तमाम बातें जो है ये ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे दी जाती हैं, ताकि मेंबर्स को तसल्ली हो कि उन्होंने जिस मकसद के लिए पैसे दिए हैं कंपनी को, कंपनी जो है जिस बिजनेस के लिए उन्होंने पैसे दिए, कंपनी उसी बिजनेस में उनके पैसे इन्वेस्ट कर रही हैं। तो ये तसल्ली के लिए जो है एक ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है मेंबर्स को, ताकि वो उसको कंसिडर करें और उसको जो है डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस भी करें अगर उनके माइंड में ऐसे कोई क्वेश्चंस हो, ताकि वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए। इसी तरीके से दोस्तों जो ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, यानी कि ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है ये बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से जो है मेंबर्स को तसल्ली दी जाती है कि डायरेक्टर्स जो कह रहे हैं या डायरेक्टर्स ने जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखा है वो जो है करेक्ट है, यानी कि एक्यूरेट है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। और अगर वो कहते हैं कि वो जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो दिया गया नॉलेज है या उनकी जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो जो है एक्यूरेट नहीं है, तो मेंबर्स की जो तसल्ली है या मेंबर जो है वो उन डायरेक्टर्स को फिर जो है वो उनके ऑफिस से हटा भी सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है ये बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल है। अब हम पढ़ेंगे इसी तरीके से डायरेक्टर्स भी कुछ रिपोर्ट दे सकते हैं किसी ट्रांजैक्शन के हवाले से मेंबर्स को कि हमने ये ट्रांजैक्शन जो है कंक्लूड किया है और इस ट्रांजैक्शन में हमने इतना मुनाफा कमाया है या इस ट्रांजैक्शन में हमने इतना लॉस कर लिया है, और कुछ रीज़न दे सकते हैं कि इस वजह से हमने लॉस किया है। तो क्योंकि डायरेक्टर्स जो है वो जॉइंटली लायबल हैं, ठीक है, मतलब इंशाल्लाह ये हम इसको जब हम मैनेजमेंट के हवाले से पढ़ेंगे, कंपनी के जो मैनेजमेंट के हवाले से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं आप लोगों को डिटेल से बता दूंगा। मगर बाहर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जॉइंटली लायबल होते हैं। इसी तरीके से इलेक्शन और री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर सॉरी जो इलेक्शंस होते हैं
डायरेक्टर्स के, अगर वो उसी एनुअल जनरल मीटिंग में इलेक्शन करनी है, कंपनी को डायरेक्टर्स की इलेक्शन करनी है, तो मेंबर जो है डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर लेते हैं, या वही पुराने डायरेक्टर्स को दोबारा इलेक्ट करना है तो वो मेंबर जो है मौजूद होते हैं, वो अपने वोट के ज़रिए से उसी मेंबर्स को या उसी जो डायरेक्टर्स को वो दोबारा अपॉइंट कर लेते हैं। इसी तरीके से अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर्स का जो काफ़ी इनका जो रोल है कंपनी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी में। तो इसी तरीके से अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना हो या उनको रीअपॉइंट करना हो तो वो भी कर लेते हैं मेंबर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि अप्रूवल और ऑफ डिविडेंड, यानी कि अगर डायरेक्टर्स कुछ डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं कि आज या इस साल कंपनी इतना डिविडेंड देगी अपने मेंबर्स को, तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स या तो उस डिविडेंड को एक्सेप्ट कर सकते हैं या उस डिविडेंड को रिजेक्ट कर सकते हैं या उस डिविडेंड में जो है कमी कर सकते हैं, मगर जो वैल्यू डिक्लेयर की जाती है डायरेक्टर्स की तरफ से उस वैल्यू को वो बढ़ा नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट और इसके साथ साथ जो डिविडेंड है उसको एक्सेप्ट या उसको अप्रूव कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पर हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ मीटिंग, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को किधर कन्वीन करेगी। तो यहां पर बताया गया है कि इन टाउन वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, यानी कि उस टाउन में जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट है, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जहां जिस टाउन में वाकिया है उसी टाउन में कंपनी को अपना जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो कन्वीन करनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक और भी जो है छूट दे दिया गया है कि इन अ नियरेस्ट सिटी, यानी कि कंपनी को या तो अपना एनुअल जनरल मीटिंग है वो उसी टाउन में कन्वीन करे जिस टाउन में उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, या वो किसी नियरेस्ट सिटी में भी कन्वीन कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में है और वो एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन करना चाहती है कराची में, तो वो कर सकती हैं। मगर यहाँ पर अगर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि बहुत दूर हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर हैं, या वो ऐसे मेंबर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं मगर वो एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते, फिजिकली अटेंड नहीं कर सकते, और वो मेंबर जो हैं उनका 10% शेयर कैपिटल है उस कंपनी में, तो वो एक रिटन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कंपनी को एटलीस्ट 7 डेज बिफोर, यानी कि 7 दिन पहले जो है वो कंपनी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हमारे लिए कुछ वीडियो फैसिलिटी या कुछ वीडियो लिंक की फैसिलिटी दे दी जाए ताकि हम भी जो है इस मीटिंग को अटेंड कर सकें। तो इसी तरीके से जो यही है कि मतलब 7 दिन पहले उनको 10% उनका शेयर कैपिटल होना चाहिए कंपनी में, यानी कि एटलीस्ट 10%, यानी कि 10% एटलीस्ट उनका शेयर कैपिटल होना चाहिए कंपनी में, और वो रिटन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे 7 दिन पहले, ताकि कंपनी को कहेंगे कि हमारे लिए कुछ जो है वीडियो लिंक की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाए ताकि हम भी इस मीटिंग को कन्वीन कर सके या हम भी इस मीटिंग को जो है जो है अटेंड कर सकें। इसी तरीके से कमीशन पावर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करे और एनुअल जनरल मीटिंग या स्टैट्यूटरी मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कन्वीन नहीं करती कंपनी, तो फिर उस मीटिंग्स को कौन कन्वीन कर सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कमीशन जो है, यानी कि जो SECP यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उनके पास ये पावर है कि अगर कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग को कन्वीन नहीं करती
या जो है किसी कंपनी ने अपना स्टैट्यूटरी मीटिंग कन्वीन नहीं किया, यह सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अगर कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग या स्टैट्यूटरी मीटिंग या इसी तरीके से जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इन मीटिंग्स को कन्वीन नहीं करती, तो एट दैट टाइम कमीशन हैज़ पावर टू कन्वीन दीज मीटिंग, यानी कि कमीशन के पास ये पावर है कि वो फिर ये मीटिंग्स कन्वीन कर सकते हैं कमीशन। तो ये जो है, और इसके जो फिर एक्सपेंसेस होंगे, जिन डायरेक्टर्स ने इन मीटिंग्स को कन्वीन नहीं किया है वही डायरेक्टर्स इस मीटिंग के जो एक्सपेंसेस है उनको फिर बर्दाश्त करेंगे। तो दोस्तों आप तक के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।